ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले लिखिए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। हिंदी में लिखिए प्रकाशीय उपकरण। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बोलता है प्रकाशीय उपकरण। प्रकाशीय उपकरण बोला जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी। अब लिखिए when object is placed between 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 focus and optical center. Focus and optical center. Optical center. A virtual, comma magnified and erect image is found. Comma a virtual, comma magnified and erect image is formed. हिंदी में लिखिए जब बिंब को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो जब बिंब को फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी एवं बड़ा बनता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखो बेटा, अपन ने बोला ये देखो, सपोज करो ये फोकस पॉइंट है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रकाशीय केंद्र है। उसके बीच में आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को रखना है। मैंने रख दिया। ठीक है, ये लाइन यहाँ से एक तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? इसकी इमेज आपको पता है कि बड़ी बनेगी। इमेज क्या बनेगी? बड़ी बनेगी। अगर यहाँ रख दिया तो ये देखो, अगर इनफाइनाइट और फोकस पॉइंट के बीच में अगर अपन कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, तो अब आपकी इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है और दूसरी साइड बनती है। अब इसका काम उल्टा करना है आपको। जगह क्या करना है, क्योंकि अपन ने फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, तो इमेज आपने को क्या मिलेगी? यहाँ पर करीब बड़ी मिलेगी, ऐसे ही बड़ी इमेज मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा का आपको फॉर्मूले याद करने के लिए थोड़ी सी इमेज क्लियर होनी चाहिए। आपको इस तरीके की इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, ये एंगल सपोज करो ये आपका एच हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा? बीटा ले लो आप। ये बीटा एंगल ले लिया। ये यू हो जाएगा। ये वी हो जाएगा। ये बना लो आप। ये फोकस पॉइंट हो जाएगा और फोकल लेंथ हो जाएगी। यहाँ से देखा जा रहा है। ये देखो,
ये बीनिया उपकरण की सहायता से देखा गया कोण है आंख द्वारा। बीनिया उपकरण की सहायता से, ये एक सवाल पूछा था ना इस तरीके से, बीनिया उपकरण की सहायता से आंख द्वारा बनाया गया कोण। बनाया गया कोण, एक तो ये हो जाएगा। बीटा क्या हो जाएगा बेटा? उपकरण की सहायता से, उपकरण की सहायता से बनाया गया कोण होता है। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता बोला जाता है, मैग्नीफाइंग पावर। एमपी बराबर, ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हो विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट। ये लिख लो, विजुअल एंगुलर, विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट। और ये भी लिख सकते हो मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर एन एडेड आई, फॉर एन एडेड आई, मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर एन एडेड आई। चले बेटा, आगे के सुनिए। तो ये अपना क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी इमेज बन गई ना आपको, क्योंकि वहां पर इमेज का ही पता होना जरूरी है आपको। अब देखो बेटा, मैग्नीफाइंग क्या कहते हैं? ठीक है, एक तो इंस्ट्रूमेंट से अगर आप देख रहे हो, और एक किसके द्वारा देख रहे हो? आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, उसको मैग्नीफाइंग पावर बोला जाता है। दैट इज बीटा एल्फा हो जाएगा। दैट इज बीटा भाई, ये इंस्ट्रूमेंट द्वारा देखा गया है और ये विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो बीटा, बीटा क्या हो जाएगा बेटा? एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस से कर देते हैं। ठीक है, कर दोगे ना? तो बोलो एच बाई यू। बोलो हाँ, एच बाई यू। और एल्फा का क्या बोल दोगे आप? एनिमन एच इमेज कह दो चाहे आप। ठीक है, तो एच इमेज बाई जो भी अपन ने लिया है, ठीक है, डी कह दूंगे इसको। तो डी कहा है अपन ने, वो देखो वहां से, ठीक है, एच ही कह देते हैं। ये डी कह दिया अपन ने, कैपिटल डी है। ठीक है, बाई डी हो जाएगा। अब आपको ये बात तो पता ही है कि बीटा और अल्फा हैं क्या चीज? बीटा, ये तो एच बेज वाला है, ठीक है। देखो, अल्फा और बीटा चीज एक ही है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब एच सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एच क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, एच बाई डी हो जाएगा। यहाँ तक समझे हो नहीं समझे, बताओ बात। क्योंकि क्योंकि एक तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट देखा हुआ है, एक क्या है? विथ इंस्ट्रूमेंट देखा हुआ है। तो एच तो सेम है इसका, और यू और डी अलग अलग हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया? मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू हो गया डी बाई यू। मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया? डी बाई यू। ठीक है। अब देखो, फ्रॉम है मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। देखो, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन बाई एफ होता है। अगर इमेज सपोज करो इनफाइनाइट पे बनती है, अगर इमेज कहाँ पर बनती है? इनफाइनाइट पे बनेगी। वन बाई यू बराबर कितना हो जाएगा? वन बाई एफ हो जाएगा। यू की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ? एफ भी यूज कर सकता हूँ। अरे यू की जगह क्या यूज कर सकता हूँ? एफ भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर अगर मैं साइन कन्वेंशन लगाऊं, ठीक है, तो वन बाई वी तो माइनस हो जाएगा, वैसे तो माइनस इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा बेटा? माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एफ बराबर कितना हो जाएगा? एफ बराबर यहाँ से यू। तो आप लिख लीजिए पहला पॉइंट इसके अंदर। पहला पॉइंट लिखिए, व्हेन द इमेज फॉर्म, when the image is formed at infinity, when the image is formed at infinity, when the image is formed at infinity, when the image is formed at infinity। ठीक है बेटा,
समझ में आ गई कि यहाँ तक बात आई कि नहीं आई? तो ये देखो, -1/∞ लिख लो, -+1/u रख लो, 1/f, एफ बराबर यू लिख लो। एफ बराबर यू आने से क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी? अब बोलो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू D/f भी हो जाएगा ना? अरे D/f हो जाएगा ना भाई लोगों। तो लिख लीजिए मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू D/f। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू D/f। एक ये तो अपन ने इमेज को कहाँ बनाया है? इनफाइनाइट पे बनाया है। अगर इमेज इनफाइनाइट पे ना बने तो ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, इफ द इमेज इज एट ए, हिंदी में लिख लिया था ना? अरे हिंदी में लिख लिया था ना, क्या नहीं लिख रहा है हिंदी में? जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, व्हेन द इमेज इज एट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, कैपिटल डी। व्हेन द इमेज इज एट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, कैपिटल डी। हिंदी में लिखिए बेटा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने। ठीक है, तो इसको एक बार बंद कर दो बेटा। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने, कैपिटल डी पर बने। देखो इससे क्या होता है, अब देखो बेटा, हिंदी में लिखो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। अब वी क्या बना बेटा, पीछे की साइड बनाना, इसलिए -1/d लिखूं, -1/d लिखूं, माइनस और माइनस यू लिखो बेटा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा ना? तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/f इक्वल टू -1/d और +1/u हो जाएगा ना? ठीक है, ये लिख लो, 1/f इक्वल टू -1/d। चले आगे, तुमने लिख लिया क्या? इसको क्या हो जाएगा बेटा, इसको हो गया 1/f +1/d इक्वल टू 1/u ना? ठीक है, आपको क्या चाहिए बेटा, मैग्नीफाइंग पावर D/u। मैग्नीफाइंग क्या चाहिए, D/u ना? ठीक है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, डी से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे के अंदर D/u प्लस D/d इक्वल टू D/u। ठीक है, तो d कॉमन आ गया। ठीक है, सॉरी, 1 + D/f आ गया ना? अरे 1 + D/f आ गया ना? D/u बराबर मैग्नीफाइंग पावर। तो एक ये हो गया। अगर वाकई में स्पष्ट दूरी पर बने तब तो 1 + D/f आ जाएगा, इनफाइनाइट बने तो ओनली क्या बन जाएगा, D/f। चलो जल्दी से आगे शॉर्ट नोट्स में, ये है बेटा आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये देखिए, मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। तो आर यू गेटिंग और नॉट, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू 1 + D/f। डी क्या है बेटा, कोई बताएगा डी क्या है? अभी आपने चेक किया था डी क्या है? अगर अपन विदाउट माइक्रोस्कोप या विदाउट इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखते हैं, तब बनाया गया, आंख द्वारा बनाया गया जो दूरी होता है वो डी लेते हैं अपन। ठीक है, और एफ फोकल लेंथ है ही आपकी। समझ में आ गया मेरी बात, 1 + D/f। अगर आपकी इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, D/f हो जाएगा। ये दोनों बातें याद हुई, तो सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट हुआ। ठीक है, दोनों चीजें याद हो गई अच्छे से। अब एक बार दोबारा से पढ़ लो सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक बार दोबारा से एक बार देखो, चेक करो। अब अपनी छोटी सी बात, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखो, अगले वाला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखो, आप इसी के बेसिस के ऊपर ही याद कर सकते हो। वैसे याद करना चाहो तो देखो, यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक तो होता है आपका आई लेंस होता है इसके अंदर। एक आपका क्या पास में होता है, आई लेंस होता है। एक तो अभिनेत्र लेंस होता है, और एक इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेंस होता है, दैट इज अभिदर्शक लेंस होता है।
ठीक है, तो मैग्नीफाइंग जो पावर होता है ना, ये जो मल्टीप्लाई हुआ है ना बेटा, ये जो मैग्नीफाइंग जो पावर हुआ है ना, ये एक तो है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है, एक एंगुलर मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर, ओनली कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ है, मैग्नीफाइंग पावर जो है, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर है यहाँ पर, एक तो आपका ये देखो -V0/u ही लिखते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन को अपन लिखते हैं ना, ये किसके लिए हो जाएगा, एम ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, एम ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ना उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, आई लेंस के लिए हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा बेटा, आई लेंस के लिए हो जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात को। अब आपको इसके अंदर इतना ही काम करना है, आपको एक ये हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया, और एक क्या हो गया, ये आई लेंस हो गया। अब देखो माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो चीज थी ना, ये तो सेम है बेटा। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसके लिए तो मैंने -V0/u0 लिखा है, और एम ई को मैंने d/u ही लिखा है। तो इसका मतलब याद करना बहुत ही सिंपल हो गया है ना। अरे बोलो भाई। तो इसके अंदर मैं सिर्फ इतना ही बता देता हूँ आपको, आपको ये ऐसे लिखना है कि थोड़ा सा ही अपनी कॉपी में बनाना है, इससे आपको याद रह जाएगा। ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यहाँ पर एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जिसको अभिदर्शक लेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस है ये, ऑब्जेक्टिव लेंस। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं, वो वाला भी एक आपको याद करना है, क्यों यूज करते हैं बताओ। ठीक है, बड़ा बड़ा मैग्निफिकेशन देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और एक देखो ये बेटा, ये दूसरा डायग्राम आप बना सकते हो, आई लेंस है ये आई लेंस है, हिंदी में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और याद इसी से ही कर सकते हो, ज्यादा लोचे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आई लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस को हिंदी में बोलते हैं अभिदर्शक लेंस। आप बस इतना ही बना लो, इससे काम हो जाएगा आपका। अभिदर्शक लेंस, ये अभिदर्शक लेंस है, और ये अभिनेत्र लेंस है। ये क्या है बेटा, अभिनेत्र लेंस है। अब बिना मतलब लफड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायग्राम बना लो। ठीक है, लिख लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू, compound microscope is used to, compound microscope is used to get more magnified image, is used to get more magnified image, more magnified image। आगे बात समझे, एक बात ये लिखनी है, एक डायग्राम ये बना लो, बाकी चीजें इसका कुछ भी मैं काम नहीं कर रहा हूं। समझ में आगे मेरी बात को। ठीक है, अब आपको ये तो बात का पता ही होगा। ठीक है, कि अब देखो बेटा, इसकी जो इमेज बनी, सपोज करो यहाँ पर इसकी इमेज बनी, एक बात और समझ लेना, इसकी यहाँ पर इमेज बनी, ये वाली बनी। ठीक है, जो भी इसकी, ठीक है, ये दूरी क्या हो जाएगी बेटा, ये V0 हो जाएगी ना। अरे ये दूरी क्या हो जाएगी, V0 ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हो जाएगी, और यही इमेज इसकी जो होगी उसके लिए क्या, किसका काम करेगी ये, U0, सॉरी UE, आई लेंस है ना ये। अरे इसकी जो फाइनल जो इमेज होगी वो किसका काम करेगी, इसकी जो फाइनल इमेज होगी उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये यू ई होगी। ये कई बार बीच की दूरी भी पूछते हैं ये लोग, UE + V0 होगा, UE+ कितना होगा, V0 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, V0 + UE हो जाएगा, इससे काम चल जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर, समझना बात को, देखो बेटा, समझोगे नहीं समझोगे। अब यहाँ पर देख लो, पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, हिंदी में लिख लिया क्या, हिंदी में लिखा, लिखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग अधिक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग अधिक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पहली बात तो ये हो गया। इसके अंदर एक क्या होता है, अभिदर्शक लेंस होता है, एक इसके अंदर अभिनेत्र लेंस होता है। ठीक है, तो जो मैग्नीफाइंग जो पावर होती है
वो क्या होगी, माइनस वी नोट बाई यू नोट। पहले आपको ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यूज करना है, और डी बाई यू ही सेम है, पहले वाला ऊपर वाला ही। अब आपको अलग अलग कुछ इतना ज्यादा लंबा चौड़ा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, नहीं करोगे ना लंबा चौड़ा लफड़ा। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये देखो, अब आपको obvious सी बात है, ये कॉमन रहने दो, माइनस वी नोट बाई यू नोट कॉमन रहने दो, वन प्लस डी बाई एफ ई उसके लिए भी लिखा है। ये दैट इज आई लेंस के लिए यूज करना है, किसके लिए यूज करना है। और ये देखो बीच की दूरी मैंने बताई थी, वी नॉट प्लस यू ही हो जाएगा, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये बात तो पता चली गई है, ठीक है। अगर ये फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी नोट बाई यू नोट बराबर डी बाई एफ ही हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है, इनफाइनाइट में बने तो। बोलो। तो ये दो तीन लाइनें उसके अंदर लिख लो आप, तो बनाया है ना, इसके अंदर पहला लिखो, मैग्नीफाइंग पावर, सॉरी, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन एम लीनियर और एम एंगुलर, रेखीय आवर्धन इंटू कोणीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन इंटू कोणीय आवर्धन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन को इन्होंने लिखा है माइनस बी नोट बाई यू नोट, ठीक है, और एंगुलर को क्या लिखा है, डी बाई यू ई। समझ में आ गया मेरी बात को। अब बाकी चीजें वही हैं। अगर एक कुछ फाइनल इमेज मान लो स्पष्ट दूरी पर दिखे कैपिटल डी पर, तो इसकी जगह वन प्लस डी बाई एफ ही लिखा है, वन प्लस कितना लिखा है, डी बाई एफ ही लिखा है। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी नोट प्लस यू ही हो जाएगा, ठीक है। अरे हो जाएगा ना, याद हो गया, याद हो गया क्या, ये सारी बातें ये लिखो तो, माइनस बी नोट बाई डी बाई यू ई, ठीक है, ये लिख लो माइनस बी नोट वन प्लस डी बाई एफ ई, एल बराबर बी नोट प्लस यू ई हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको ये बात तो पता है कि अगर आपकी फाइनल इमेज यहाँ बने तो माइनस बी नोट बाई डी बाई एफ ई लिखा है, उसको कोई ज्यादा लोचे वाली बात नहीं, यूई की जगह एफ ई होता है, ठीक है। यूई की जगह एफ ई क्यों होता है बेटा, यूई की जगह एफ ई क्यों होता है, अरे यूई की जगह एफ ई क्यों होता है, ये लो, यूई की जगह एफ ई करने के लिए वन बाई वी और इक्वल टू वन बाई, सॉरी, वन बाई वी माइनस, वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ, ठीक है। पहले इतना ही ध्यान रखना है कि पहले वाला जो लेंस यूज करते हैं इसके अंदर कौन सा करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं, दूसरे वाला आई लेंस यूज करते हैं। समझ में आ गया, कर लो। अब देखो यहाँ पर अगला आता है तीसरा, तीसरा आता है बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, खगोलीय दूरदर्शी। बस इतना ही है ऊपर वाले में और इसमें कोई अंतर नहीं है, आपको पता है, ठीक है। ये एफ आपको सिर्फ फोकल लेंथ का यूज करना है, देखो एफ नोट और एफ ही, कोई मतलब ऊपर वाले में इसमें कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है। बस वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, इसको क्या करता है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है, बाकी सेम ही है ये, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉमिकल जो है, ठीक है, वो सेम ही चीज है। अरे कर लोगे क्या ऐसे सवाल है, तो लिख लो, एक दूरदर्शी का प्रयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, उसके अंदर लिख लो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ब्रैकेट में लिख लो, दूरदर्शी का प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ए टेलीस्कोप इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ए टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी, ए टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बस, बाकी लिख लो। अब ये यहाँ पर देखो, उसको देख देख के लिखो, आपका पहले ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, फोकल लेंथ लिखना है बस। एम पी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एफ नोट अपॉन कितना हो जाएगा, यू ई हो जाएगा, माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई बाई डी हो जाएगा, ये एफ नोट इंटू यू ई हो जाएगा, वो सेम ही चीजें लगभग। समझ में आ गया। फिर शुरू हो गए तुम। अब ध्यान देखो, ध्यान से, ये आपको याद करना है बेटा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर पहला इसके अंदर वही होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस ही होता है, बस वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ही किया जाता है इसको। आप ये बना लेना एक बार, आप
पहला ऑब्जेक्टिव ही होता है और दूसरा आई लेंस ही होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आई लेंस होता है, ये वाला इस तरीके का ही होता है, ये ऑब्जेक्टिव कह सकते हो और ये आई लेंस कह सकते हो। अब यहां से देखो बेटा, ठीक है, ये देखो माइनस एफ नोट अपॉन यू ई यूज किया है, माइनस एफ नोट अपॉन यू ई यूज किया है। आपका ये एक तरीके से तुम पढ़ो, ठीक है मामला अभी तक। हाँ पढ़ो। हाँ देखो एफ नोट माइनस यू ई हो जाएगा, ये देखो एफ नोट अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी हो जाएगा, एफ नोट अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी हो जाएगा। ये देखो अगर इमेज इनफाइनाइट में माइनस माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई हो जाएगा, एल बराबर होता है एफ नोट प्लस एफ ई हो जाएगा। ये याद करो, अरे याद कर लो, अब तीनों को एक साथ लिखवाऊंगा, तब क्या करोगे, तो इसमें लिख लो, टेलीस्कोप के अंदर मैग्नीफाइंग पावर थीटा लिखा था बेटा, थीटा बराबर, थीटा बराबर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस और 1.22 और डी बाई लेमडा, या उल्टा लिख दिया, सॉरी, लेमडा बाई डी, लेमडा बाई, ये सवाल आया था। और ये सपोज करो आपका टेलीस्कोप है इस तरीके का, ये चीज थी ऐसे और ऐसे, ये एंगल अपन ने थीटा बोला था, ये अपन ने एक्स डिस्टेंस बोला था, और ये अपन ने कुछ से दूरी बोली थी किलोमीटर के अंदर, आर्क हो गया। ठीक है, आर्क आपका यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अक्स हो गया, रेडियस आपको दी हुई है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से सवाल आया था। ठीक है, कर लो इसको, वो भी टेलीस्कोप का ही सवाल था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में क्या अंतर है, एक वो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो लगभग एक ही हो गए। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस काम में लेते हैं, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, दो लेंस काम में लेते हैं, एक अभिनेत्र लेंस है और एक अभिदर्शक लेंस। ठीक है, समझ में आ गया क्या, याद हो गया क्या, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया और एक क्या हो गया, आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया। ठीक है, अभी इन चारों पांचों को एक जगह लिख दो आप, लिख दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर देखो, ये वाला और देख लो आप, ये वाला एक गैलीलियन टेलीस्कोप भी होता है, एक क्या होता है बेटा, गैलीलियन टेलीस्कोप भी होता है। तो वो गैलीलियन टेलीस्कोप ही नहीं है, मैग्नीफाइंग पावर एफ नॉट अपॉन एफ ही होता है। ठीक है, वो वही चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अरे आ गया ना। अब यहाँ पर देखो, एक मायोपिया होता है, ठीक है, और शॉर्ट साइडनेस और नियर साइडनेस, ये आई के डिफेक्ट हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, ये देखो, आपको इसके अंदर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल। ठीक है, आपास की वस्तुएं क्या नहीं दिखती हैं, पहला क्या है, ये वाला शॉर्ट साइड, हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो इसमें दूर की वस्तुएं क्या नहीं दिखाई देती हैं, साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इमेज यहाँ बन रही है, जबकि बननी कहाँ चाहिए, यहाँ बननी चाहिए। तो जैसे ही मैं क्या कर देता हूँ, कॉनकेव लेंस को अगर काम में ले लूँ, तो ये इमेज देखो यहाँ बन गई, ये इमेज कहाँ बन गई, यहाँ पर बन गई। तो इसके अंदर आपको यही चीज ध्यान रखनी है, जैसे सवाल आया था वो आपको पता है। ठीक है, सवाल में क्या था बेटा, आपको क्या लेना है, यू नेगेटिव लेना है, और वी आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और 1/f इक्वल टू कितना लेना है, 1/v माइनस 1/u काम में लेना है। ठीक है, ह्यूमन आई डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं है, याद तो कर लो। ठीक है, समझ में आ गया, आप उसकी टेंशन मत किया करो। ठीक है, देखो, हाँ 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 हाँ, एक मिनट, देखो, अब ये हो गया आपको, पहले देखो, ये है शॉर्ट साइडनेस, मतलब निकट दृष्टि दोष है हिंदी में। ठीक है, इसका मतलब दूर की वस्तु इसको क्या नहीं दिखाई देती है, क्लियर नहीं दिखाई देती है, और क्या करेगा, कॉनकेव लेंस को यूज करे। समझ में आ गया, इतना याद करना है, यू बराबर क्या लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे, वी बराबर क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिखोगे, और एफ क्या लिखोगे, ठीक है, एफ क्या लिखोगे, नेगेटिव लिखो, एफ क्या लिखोगे, नेगेटिव। वैसे भी आप यूज कर सकते हो कि भाई
कॉनकेव लेंस के लिए एफ क्या आता है, नेगेटिव आता है। कॉनकेव लेंस के लिए क्या करेगा, एफ है नेगेटिव आएगा। अगला देखिए ये वाला लॉन्ग साइडनेस के लिए, इसका मतलब इसको पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देंगी, उत्तर लेंस का प्रयोग करेगा। ठीक है, और उत्तर लेंस के लिए वैसे भी एफ बराबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, बस दैट्स ऑल, थैंक यू। अब देखो यहाँ पर ये आपके की पॉइंट है वैसे तो। ठीक है, की पॉइंट आप याद कर सकते हो इसके अंदर, जैसे कोशी इक्वेशन है, और ये इंपॉर्टेंट चीज थी एक तो इसके अंदर आर बराबर एस इंटू टेन थीटा सी। ठीक है, एच अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन, इसके आप राउंड कर लेना, और तो कोई ज्यादा थी नहीं बात, और ये भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, एक क्रोमेटिज्म क्या होता है, छोड़ो इसको, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हो जाएगा काम आपका। ठीक है, हो गए काम। अब देखो यहाँ पर चलें, सबसे पहले बस नॉर्मल नॉर्मल बात बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहले करेंगे, सबसे पहले बोलो मेरे साथ साथ चलते जाओ, आपको क्या करना है घर पे 15 मिनट 20 मिनट बैठ के ऐसे सिंपल सा चैप्टर की शुरुआत करनी है, बराबर। तो सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर, और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल आर ऑलवेज इन सेम प्लेन। हो गए बात समझ में। और साइन आई बराबर साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने की वजह से क्या होता है, स्नेल लॉ लगता है, म्यू वन बराबर म्यू टू होने की वजह से साइन आई बराबर साइन आर, आई बराबर आर, बराबर। दूसरा हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एग्जांपल होता है मिरर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या होता है, मिरर। जब बात मिरर पे आ गई है तो नंबर ऑफ इमेज इज गिवन बाय 360 अपॉन थीटा बराबर एम हो जाएगा। अगर एम आपका इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर एम माइनस वन हो जाएगा। एन बराबर कितना हो जाएगा, एम माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका तो मैं तो ऐसे मानता हूं कि अपने को ये, अब जैसे कई बार भूल भी जाते हैं, कई बार भूल जाएं तो आप समझ जाया करो, ऐसे याद कर सकते हैं अपन, इधर देखो। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं अपन। ठीक है, हाँ, तो यहां पर देखो बेटा कि है ना, मैं ऐसा सवाल अपन ईडी में भी करते हैं, ऐसा सवाल अपन ईडी में भी करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है और ये इस तरीके का दो मिरर लगे हुए होते हैं, तो इसकी इमेज माइनस क्यू बनती है, इसकी इमेज प्लस क्यू बनती है, इसकी इमेज माइनस क्यू बनती है, एक ऐसा स्क्वायर टाइप बनता है। समझ में आ गया, इससे याद रह जाता है। अब देखो इसकी इमेज कितनी बनी, तीन बनी। ठीक है, तो इसका मतलब एम बराबर अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेज इज गिवन बाय एन बराबर एम माइनस वन से हो जाएगा, बराबर। अब दूसरी बात ये होता है, जब आपका इवन ही बन गया है तो ये वो पूछ सकता है कि कितनी सिमेट्रिकल बनेगी, कितनी एसिमेट्रिकल बनेगी, कितनी सिमेट्रिकल बनेंगी, कितनी एसिमेट्रिकल बनेंगी, तो बराबर बनेंगी। ठीक है, एन बराबर एम बराबर ओड है, एम बराबर अगर ओड है, ठीक है, तो ओड है, तो आपको पता है इसका सीधा रिलेशन किससे होता है, एसिमेट्रिकल से होता है। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज उतनी ही बन जाएंगी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एक कम बन जाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एक कम बन जाएगी। समझ में आ गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन पे अगर रखा हुआ है, लाइन ऑफ एक्शन पे अगर रखा हुआ है कोई प्लस क्यू चार्ट, तब तो ये एम माइनस वन से हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर रखा हुआ है तो उतनी इमेज बनेगी जितनी है उसकी। ठीक है, क्योंकि ओड से इसका गहरा रिश्ता होता है। समझ में आ गया। जब ये बात इमेज की होगी ना। अगला देखिए, अगला ये बात मिरर का करेगा, इसका मतलब मिरर उठाएगा कहीं ना कहीं से, स्फीयर पार्ट को उठाएगा, तो कहीं से भी कोई भी पार्ट उठाएं, एक कॉनकेव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो कॉनकेव के अंदर क्या होता है, अंदर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, कॉन्वेक्स के अंदर बाहर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, इसका जो पॉइंट होता है, कहीं से भी एक पार्ट अपन ने उठाया, कॉनकेव को ऑलवेज याद रख सकते हो आप, यहां से उठाया, अगर कोई भी रे आती है, ठीक है, तो वो फोकस पॉइंट से होकर गुजरेगी। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, पोल से मेजर की जाएंगी, पोल से क्या की जाएंगी, मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर, इसका मतलब यू एफ और आपका वी जो होगा, ऑल नेगेटिव होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहां तक मामला, अगर फोकस पॉइंट से लेकर इनफाइनाइट तक का जो मामला होता है वो सारी इमेज आपको रियल देगा, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, और ऑब्जेक्ट साइड होती है। एक तो इसके अंदर लॉजिक जो होता है बिहाइंड द मिरर, और एक, ठीक है, बिहाइंड द फ्रंट ऑफ मिरर आ गया। फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब होता है सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बिहाइंड द मिरर का मतलब होता है अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया मेरी बात को। अब एक कॉनकेव का गहरा रिश्ता किससे होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस से होता है, कॉनकेव लेंस से होता है। अब रही बात है आपकी इमेज की, बात आती है तो इसका उल्टा कर सकते हो, जैसे ही आप कॉनकेव मिरर के अंदर फोकस पॉइंट से अगर आगे अगर आप रख दो, और
क्या नाम है, पोल के बीच में अगर रख दो तो आपकी इमेज जो बनेगी वो मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, डायरेक्ट मिलेगी, और फ्रंट ऑफ है मिरर ना मिलके बिहाइंड द मिरर मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी? बिहाइंड द मिरर मिलेगी। समझ में आ गई मेरी बात को? अब एक बात ये भी याद रख सकते हो कि कॉन्वेक्स कॉनकेव जो मिरर होता है, ठीक है, उसका उल्टा काम करना है, तो इसका मतलब इसमें फ्रंट ऑफ मिरर मिलेगी तो उसमें बिहाइंड द मिरर मिलेगी। ठीक है, अगर यहां पर भी पोल और फोकस पॉइंट को अगर रख दे बीच में तो ऑब्वियस सी बात है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लग जाता है। समझ में आ गया मेरी बात को? ऐसे भी याद कर सकते हो। अगली बात ये होता है कि अगर मैं कॉन्वेक्स अगर ले लूं, ठीक है, तो कोई भी ऐसी इमेज नहीं होती है यहाँ पर जो अपने को एम इज ग्रेटर देन वन दे दे। जो अपने को क्या देते? एम इज ग्रेटर देन वन देते। इसके अंदर इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इमेज डायरेक्ट मिलेगी, डायरेक्ट मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? लेकिन कोई भी ऐसी इमेज नहीं होती है जो एम इज ग्रेटर देन वन दे दे। बस ऐसा याद रखो। ठीक है, अब अगली वाली बात ये आती है कि मिरर फॉर्मूला क्या आता है? ठीक है, सॉरी, मिरर फॉर्मूला क्या आता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिरर फॉर्मूला हो गया। 1/v माइनस 1/u बराबर कितना हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। इसके अंदर अगर अपन है प्लस, हाँ, अब आई बात समझिए। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप क्या नाम है कभी भी साइन कन्वेंशन अगर यूज करते हो तो बराबर के एक साइड लगाएं आप हमेशा। साइन कन्वेंशन एक ही साइड लगता है। देखो, या वी और यू में यूज करें, एफ में यूज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आगे? बराबर के एक ही साइड यूज करने होते हैं। ठीक है, एक चीज का ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में लेंस हो जाएगा, तो कॉनकेव लेंस जैसा क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स से, सॉरी, कॉनकेव मिरर जैसा कॉनकेव लेंस हो जाएगा। सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कॉनकेव मिरर जैसा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां तक जब भी इनफाइनाइट से लेकर यहां तक जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेंगी? ठीक है, उल्टी बनेंगी, रियल बनेंगी। लेकिन इसमें क्या अंतर होता है? सेकंड साइड बनती है। इसमें क्या होता है? सेकंड साइड बनती है। इसका अब उल्टा क्या काम करना है? कॉनकेव के अंदर करना है। इसका उल्टा क्या करना है? कॉनकेव के अंदर करना है। तो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? 1/v माइनस 1/u बराबर कितना हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात समझिए। अब जो सेम केस थे सारे के सारे उठा के आप क्या कर सकते हो? कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो सेम केस थे वो सारे के सारे उठा के क्या कर दो? आप कॉनकेव लेंस में डाल दो। ठीक है, वही चीज हो जाएंगी सारी की सारी। समझ में आगे मेरी बात को? ऐसी बात थी। अब आता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, लेंस से मेकर फॉर्मूला हो जाता है μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन कितना हो जाएगा? R2 माइनस, सॉरी, आर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन एक ही लेंस के लिए यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? एक ये वाली बात भी थी। एक आपका ये भी हो जाएगा, फोकल लेंथ वाला भी हो जाएगा। 1/f बराबर 1 μ2 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अब एक कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर मैं लेंस की बात करूं, ठीक है, तो ये देखो, अगर आपने कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लिया है, ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लिया है, ठीक है, तो ये देखो, मैं तो ऐसे करता हूँ। याद रखने का एक तरीका होता है, पहले नंबर पे जो आ रहा है उसको पहले नंबर ही रखो, उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड ऐसे कर दो। अब आपको पता है कि इसकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे इस साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, तो R1 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और R2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगी। इसका ऐसे लाइन निकाल लो। ऐसे लाइन निकाला तो मुझे इस साइड जाना पड़ेगा। समझ में आ गया मेरी बात को? तो ये समथिंग 2/r आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर अगर एक कॉन्वेक्सो ले लिया है, एक आपने प्लेन ले लिया है, तो प्लेन के लिए इनफाइनाइट होती है। कॉनकेव भी यूज कर सकते हो आप। इसके लिए ये नेगेटिव हो जाएगी, इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, एक नंबर वाले क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए उसकी फोकल लेंथ क्या आती है? नेगेटिव आती है। देख लो चाहे आप। देखो प्यारे बच्चों, R1 आपने नेगेटिव लिया और R2 आपने क्या लिया? पॉजिटिव लिया। माइनस साइन कॉमन आया तो देखो फोकल लेंथ नेगेटिव आई। ठीक है, और वाकई में कॉनकेव लेंस के लिए क्या आती है? नेगेटिव आती है। समझ में आ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके की कुछ कुछ बातें थी। ठीक है, आ गई। अब ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करवाएगा? अब क्या नाम है, लेंस बन गया, लेंस को कटवा लेगा। लेंस को क्या करेगा? काटेगा ये। तो लेंस से क्या नाम, नीट में सिंपली काटता है। अगर आपने ऐसे काटा, ठीक है, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है, ऐसे अगर आपने काटा है तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। F1 बराबर भी F हो जाएगा और F2 बराबर भी क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। ठीक है, F1 बराबर भी F2 हो जाएगा अगर इस ऐसे काटा है तो। इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो ये आधा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आधा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात को? अगर अपन ने ऐसे काटा है तो ठीक है, और अगर अपन ने ऐसे काटा है तो इसका कारण ये है कि फॉर्मूला अपना क्या लगा है बेटा? 1/f बराबर 1/f बराबर 1 μ2 माइनस 1 और 1 अपॉन
R1 -1/R2 ही लगा है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए बेटा, ऐसा करने से ये क्या बना, एक प्लेनो कॉन्वेक्स बन गया, प्लेनो कॉन्वेक्स बन गया। तो प्लेनो कॉन्वेक्स बनने के लिए वो 2/r होता है ना, वो 1/r ही रहेगा। इसकी वजह से वो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, डबल हो जाएगी। F1 और F2 बराबर कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगी। समझ में आगे मेरी बात को, ठीक है। आई बात समझे, क्या बात, ठीक है। ये वाली बात हो गई। उसके बाद में आपके क्या था बताओ, उसके बाद में अपने कोई चीज रह गई क्या, क्या, हाँ प्रिज्म रह गया। प्रिज्म के अंदर बहुत सिंपल सा हो गया काम। प्रिज्म का देखो आप है ना, क्या बोलो, प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर कोई दो बात बोलो, कौन बोलेगा। देखो कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, ये हमेशा नॉर्मल होता है, ये हमेशा नॉर्मल होता है, पहली बात। ये देखिए, ये हमेशा नॉर्मल होता है। आगे बात समझे, ये इंसिडेंट रे बनाई एंगल, हमेशा नॉर्मल से एंगल बनाएगी। ये देखो, ये सीधी मान लो, यहाँ R1 बनेगा, यहाँ R2 बनेगा, और ये प्रिज्म एंगल बनता है, ये 90 बनता है वैसे एक्चुअली में, ठीक है। इस तरीके से कुछ नौटंकी होती है। तो A बराबर R1 + R2 होता है, पहली बात तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। ए बराबर कितना होता है, R1 + R2, क्योंकि यही है, इसे सवाल पूछे गए हैं इनके, ठीक है। ए बराबर R1 + R2 हो जाएगा। अब यहां पर अगर मिनिमम डेविएशन हुआ है तो R1 और R2 बराबर क्या हो जाएंगे, R1 R2 और I और E ये सब बराबर हो जाते हैं। इसकी वजह से ए बराबर क्या आ जाए, ए बराबर कितना आ जाता है बेटा, 2R आ जाता है। एक तो यहां से सवाल बन जाता है, इनका मिनिमम डेविएशन वाला सवाल बन जाता है, ठीक है। और अब यहां पर सवाल बन गया कि म्यू बराबर साइन, और ये देखो, आप आपको लिखना जब तक नहीं आएगा, देखो डिवाइडेड बाई 2 लिखना अलग बात होता है, और अकेले के 2 लिखना अलग बात होता है। और साइन A/2, साइन A/2, ये ए इज ग्रेटर देन 10 डिग्री के लिए होता है। ए इज ग्रेटर, अगर आपका प्रिज्म एंगल 10 डिग्री दे रखा है, और अदरवाइज म्यू बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा बराबर ए इंटू म्यू -1। अब देखो यहां पर इस सवाल को उठा के और आप विदाउट डिस्पर्सन वाले पे ले जाओ, ठीक है। समझ में आ गया, कोई भी दो प्रिज्म है एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है, और उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, और विदाउट एनी डिस्पर्सन बोल सकते हो, या विदाउट एनी डेविएशन बोल सकते हो। ये उठा के दैट इज Δ1 + Δ2 बराबर 0 पर ले जाओ इस सवाल, Δ1 + Δ2 पर ले जाओ। तो अब आपको क्या करना है, काम करना कुछ नहीं करना बेटा, A1 और μ1 - 1 और प्लस A2, और ये कितना हो जाएगा, μ2 -1 बराबर 0। एक चीज दी हुई आएगी, नेगेटिव साइन आता है तो वो ऐसे कहता है कि पहले का जो डेविएशन एंगल होता है और जो लास्ट लास्ट वाले का डेविएशन एंगल होता है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, बराबर। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। ये वाला देखो यहीं से उठ गया सवाल। अब यहां से ज्यादा क्या बोलेगा, अब यहां से ऐसे बोल सकता है कि मैक्सिमम एंगल कब होगा, ठीक है, डेल्टा मैक्सिमम कब होगा। अब आपको मैंने बताया था, ये देखो बेटा, यहां से ई बनाते हैं। अब अगर इस शुरुआत का अगर मैक्सिमम बना रहे हो तो ई को 90 कर दो, ठीक है। ई को क्या कर देते हैं, 90 कर देते हैं। अगर ई 90 हुआ है तो इनिशियली वो मैक्सिमम पे चला जाता है, जो डायग्राम होता है ना, इस तरीके का जो डायग्राम होता है, ठीक है, अपन ने ऐसे बनाया था कल, ठीक है। ये तो मिनिमम हो गया आपका, ये मैक्सिमम हो जाता है, इसके अंदर ये ई 90 हो जाता है। और यहां वाले लास्ट लास्ट वाले पे क्या हो जाता है बेटा, आई 90 हो जाता है। आई क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। समझ में आ गई, ये वाली बात की थी अपन ने, और ये काम की बात आई गई। अब रही बात, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, नोटंकी सिल्वर्ड करेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या नोटंकी करेगा, सिल्वर्ड करेगा। सिल्वर्ड में क्या होगा, ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, दैट इज R2 को 0 डिग्री कर देगा। R2 को क्या कर देगा, 0 डिग्री कर देगा। आगे बस समझे, R2 को क्या कर देगा बेटा, 0 डिग्री कर देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। अब रही बात है, कॉमन सवाल आ जाए तो कैसे करें। कॉमन सवाल के अंदर स्नेल लॉ लगाएं, यहां पर स्नेल लॉ लगाएं, नॉर्मल से एंगल बनेगा μ1 इंटू ये वाला एंगल, μ2 इंटू ये वाला एंगल। यहां पर अगर इस सरफेस पे है तो μ1 इंटू ये वाला एंगल और म्यू समथिंग इक्वल टू ये वाला एंगल। बाकी स्नेल लॉ के सवाल है। बस इतनी सी ही चीज प्रिज्म से आपको याद करनी थी, और ये आगे का मामला हो गया, ये लास्ट लास्ट का सवाल हो गया कि अगर दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो कैसे करें, बराबर। अब देखो बेटा, देखिए सिल्वर्ट वाला मामला समझ में आ गया यहाँ पर, कि R2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। कल एक एक और चीज भी करवाई थी ना मैंने, ठीक है। डेल्टा बराबर एक ये वाला भी ध्यान रखना, I और प्लस E और -A, ऐसा ही करवाया था क्या, पक्का ना, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपको I और E बराबर दे दे, मिनिमम डेविएशन दे दे, तो ये 2R भी हो जाता है, 2I भी हो जाता है, ठीक है। अपन ने लिखा था R1 और प्लस R2 -A, ऐसा ही कुछ लिखा था ना, अरे यही तो लिखा था कल, देख लो,
एक मैंने न्यूमेरिकल करवाया था उसके अंदर। तो आजकल ये भी पूछ रहे हैं, ये R1 R2 माइनस ए बराबर डेल्टा, ठीक है, और वो वही चीज है, ठीक है। ये कौन सी चीज है बेटा? डेल्टा बराबर 2R और माइनस ए हो जाएगा, वही सवाल है, ठीक है। डेल्टा बराबर 2R माइनस ए आ जाए, कई बार आई और R1 R2 अलग अलग दे दे, ए अलग दे दे, तो डेल्टा निकाल सकते हो। आपको आपको डेल्टा तो निकालना ही पड़ेगा ना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखिए यहाँ पर और क्या रह गया बताओ। और पावर, पावर बराबर क्या होता है? 1/f। अब रही बात है तीजा दीदी, इधर देखो, देखो P बराबर 1/f ही लिखना है आपको। कोई मतलब नहीं है कि माइनस होता है प्लस होता है, बिना मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। आपको पता है कॉनकेव के लिए बराबर नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स के लिए बराबर पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए ए बराबर पॉजिटिव। अब मेरे दिमाग में कैसे आया कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव आता है? मुझे पता है उसके अंदर इस तरीके का एक लेंस होता है और इमेज है ना उल्टी बनती है और दूसरी साइड बनती है, तो उल्टी बनती है एक तो और दूसरी साइड बनती है, तो ए बराबर पॉजिटिव हो गया। ए बराबर क्या हो गया? पॉजिटिव। अब मुझे कॉन्वेक्स का उल्टा करना है, अब मुझे कॉन्वेक्स का क्या करना है? उल्टा करना है, तो नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? अब आपको क्या लिखना है? ये मीटर में लिखा हुआ है बेटा, सेंटीमीटर में लिखते टाइम क्या कर दो, ठीक है, 4/f इन सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला कर दो काम। आगे बस समझे? इतनी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां से आगे, अब ये रही बात है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करेगा तो 1/f इक्वलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f1 और 1/f2 माइनस d/f1 f2, ठीक है। ये वाला ये थिक लेंस के लिए हो जाएगा, मोटे लेंस के लिए हो जाएगा, पतले लेंस के लिए d बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को? इस तरीके का अगर सवाल को रिलेट करना है तो वो वाला जरूर सवाल या करें। एक आपने क्या लिया है? लेंस लिया है, एक आगे मिरर लिया है, बीच में इसने पानी भर दिया है, ठीक है, तो 1/f इक्वलेंट 1/f1 f2, इससे भी कर सकते हो सवाल। समझ में आ गया? ऐसे रिलेट हो जाते हैं चीजें, ठीक है। आगे बोलो बेटा, आगे क्या है? हैं? क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई भी स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पर कोई लेंस रखा हुआ है, उनके बीच की दूरी कैपिटल डी है, ठीक है, और ए ऑब्जेक्ट और ए पर्दे के बीच में, स्क्रीन के बीच में मैंने कोई लेंस रख रखा है, ठीक है, और मैंने इसको सपोज करो डी दूरी पर क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो नई फोकल लेंथ पूछता है तो d² माइनस d² डिवाइडेड बाई 4d, ये वाला डिस्प्लेसमेंट मेथड हो जाएगा, ठीक है। एक ये भी था, एक सवाल ये भी था कि अगर भाई आपका कोई एक लेंस है, एक f1 है और एक क्या है? f2 है, ये तो ठीक है मामला आपका, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको f और f ही लिख दो चाहे आप इसको तो। और ये कह रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये दूरी x1 है, ठीक है, और ये दूरी क्या है आपकी? इमेज की बनी, यहाँ x2 बनी, ठीक है, तो वो कह रहा है कि फोकल लेंथ कितनी होगी? x1 x2 का रूट हो जाएगी। f बराबर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ x1 x2 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? एक ये वाली बात हो गई है। हाँ, अब देखो यहाँ पर बेटा विबजोर वाला मामला है। अब आगे उसी से रिलेट कर लो, ज्यादा तो मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, VIBGYOR, ठीक है। पहली बात तो अपने को यही करना है, तो वहां पर क्या हो गया? ओमेगा बराबर बोलो कितना हो जाएगा? है टेल वॉयलेट माइनस रेड अपॉन येलो। और येलो को क्या लिखते हैं बेटा? येलो को लिखते हैं वॉयलेट और रेड, और डिवाइडेड बाय 2 भी लिखते हैं, एवरेज लिखते हैं। उससे बिना मतलब कंफ्यूज मत होना, नीट के अंदर बिना मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चीजों को बहुत सिंपल सिंपल चीजों को अपने तरीके से लिखिए, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात को? एक ये वाली बात हो गई, और बाकी तो कुछ था ही नहीं। अप्रेंट डेप्थ वाला, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा अप्रेंट डेप्थ वाला क्या हो गया? अब एक मिनट, हाँ, विबजोर से सवाल आता है वो आपको पता चली गया, रेड का वेवलेंथ क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से सवाल आएंगे यहाँ से। अब यहाँ पर देखो, पहली बात तो है ना, लो ऑफ रिफ्लेक्शन का एग्जांपल मिरर हो गया, ठीक है। अपवर्तन का एग्जांपल कौन है? सिक्का उठा हुआ दिखना। और टिमकलिंग ऑफ स्टार हो गया, ठीक है, तारों का टिमटिमाना हो गया, याद हो गया। अब ये सिक्के को उठा हुआ देखते हैं, अपने को तो ज्यादा यही है, मैं तो ऐसे कहता हूँ कि सिक्का बिल्कुल डेप्थ में रहता है, तो ये एच कह दो, चाहे डी अप्रेंट बोल दो, डी रियल बोल देते हैं। उठा हुआ दिखता है तो डी क्या हो जाएगा? अप्रेंट हो जाएगा बेटा। अब ये म्यू का भाग में रहना है तभी लगेगा, ठीक है। डी रियल के अंदर अगर मैं म्यू का भाग दिखूंगा ना तभी छोटी दूरी आ सकती है, अदरवाइज छोटी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आ गया मेरी बात को? अब यहाँ पर वो स्लेब वाला सवाल भी हो जाएगा और ये वाला सवाल भी हो जाएगा। स्लेब वाला कौन सा सवाल है? ये वाला, ये अक्स पूछता है कि कितना है, तो अक्स बराबर ये देखो बेटा यहीं से ही दिख रहा है, तो अक्स बराबर डी रियल और माइनस से डी अप्रेंट हो जाएगा।
डी रियल माइनस से डी अपरेंट हो जाएगा। तो डी रियल कितना हो गया बेटा, डी रियल, यहां से डी रियल को तो पढ़ा रहे हैं तो डी अपरेंट हो जाएगा डी रियल, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा म्यू, तो डी रियल कॉमन आ गया, 1 - 1 बाई म्यू हो जाएगा। ठीक है, डी इंटू 1 - 1 बाई म्यू हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को। अब इसी चीज को अपन एक स्लेब से भी निकाल सकते हैं, इसी चीज को अपन ने स्लेब से भी निकाला था कि अगर टी मोटाई की एक स्लेब दे दे तो आपको क्या कर, डी की जगह टी यूज कर लो और 1 - 1 बाई म्यू कर लो। वही चीज है, दो सवाल हो जाएंगे यहाँ। आगे की बात समझे यहाँ पर, और आगे क्या चीज ये थी बताओ, है क्रिटिकल एंगल तो आप जानते ही हो वैसे तो। ठीक है, तो यहां से देखो क्रिटिकल एंगल होता है, बोलो तीन बातें बोलनी है आपको। कोई भी रे रेयर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल से मुड़ जाती है, नॉर्मल के मुड़ जाती है। समझ में आ गया, कोई भी रे होगा डेंसर टू रेयर जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाती है, स्टे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, एक टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। आगे अब ये हटा दो, पूरा ही हटा दो। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एंगल आई बराबर आई सी जिसके ऊपर पूरा हट जाए, दैट इज 90 बन जाए। दैट इज क्या बन जाए, 90 बन जाए। स्नेलो ही लगा है, ये म्यू 1, ये म्यू 1 ले लो और ये क्या ले लो, म्यू 2 ले लो। ठीक है, तो स्नेलो लग जाएगा, दैट इज ये वाला एंगल इंटू साइन आई सी, और बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला एयर ले लो, म्यू 1 एयर हो गया और ये साइन 90 हो गया। ठीक है, तो बराबर 1 हो गया, तो साइन आई सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/म्यू हो जाएगा। ये क्रिटिकल एंगल हो गया। अब इसी चीज को अगर वहां से पूछे आई ग्रेटर देन आई सी हो जाएगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको क्या पूछेगा बताओ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एग्जांपल पूछेगा, बोलो ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड हो जाएगा, मिरेज हो जाएगा, अनमिरेज हो जाएगा। मिरेज अनमिरेज क्या होता है, ठीक है कि भरी दोपहर के अंदर अगर अपन कहीं दूर लंबा रास्ता देखते हैं तो सड़क पे तालाब से भरे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो हो गया मिरेज हो जाएगा। अनमिरेज हो जाएगा कि रात को अगर अपन चांदनी रात है, ठीक है, तो उस टाइम रेत क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है तो आपको क्रिटिकल एंगल बनने लग जाता है, तो वहां पर पेड़ पेड़ पौधे झूलते हुए दिखाई देते हैं, वो अनमिरेज हो जाएगा। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड और ऑप्टिकल फाइबर, इनमें अनवांटेड बात याद रखने की आपको कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हमेशा अच्छा सवाल पूछेगा पूछेगा तो। समझ में आ गया मेरी बात को, यहाँ तक ठीक है मामला। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से ज्यादा सवाल करवा रहा है, ये वाला जरूर करवा रहा है बेटा, ये वाला पानी के अंदर एक बल्ब रखा हुआ है और कितने रेडियस के अंदर वो जो आपका प्रकाश होगा, लाइट होगा, फैलेगा। ठीक है, तो ये एच हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये आईसी हो जाएगा। तो बोलो साइन आईसी बराबर, साइन आईसी बराबर ये 1/म्यू, अभी अभी किया है, और इक्वल टू क्या कर लोगे बेटा, लंब बट्टा करण हो जाएगा। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा आर, और करण कितना हो जाएगा H² प्लस R² का रूट हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये, और इसको इसी बात को टेन आईसी के लिए भी कई यूज करते हैं। ठीक है, तो टेन आईसी पहले साइन आईसी लेके वैसे कर लो काम। ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा। अरे बोलो, हो जाएगा ना। देखो टेन आईसी से अगर मैं करूं तो पहले साइन आईसी से अपने को क्या करना पड़ेगा, साइन आईसी से अपने को एंगल बनाना पड़ेगा, साइन आईसी से अपने को एंगल बनाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, लंब हो गया, ये म्यू हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, म्यू² - 1 हो जाएगा। मतलब अगर ये फॉर्मूला है तो आप देख लेना साइन आईसी यूज किया हुआ है, प्लस का साइन आएगा। और यहाँ देखो आपको वो जो लास्ट लास्ट शॉर्ट नोट्स के अंदर देखो, वहां पर ये वाला टेन आईसी वाला यूज किया हुआ है। तो टेन आईसी बराबर कितना हो गया बेटा, टेन आईसी बराबर पहले तो लाल का कैसे करो, लंब बटा आधार, तो लंब बटा, सॉरी बोलो, टेन आईसी बराबर 1/√ऑफ म्यू² - 1 हो जाए। ठीक है, और या क्या बोल दोगे इसको, वहां से बोल दो चाहे। ठीक है, क्या बोलोगे, बोलो R/H, हाँ R/H। और अब देख लो ये यूज किया हुआ है, R बराबर H/√ऑफ म्यू² - 1 यूज किया हुआ है। अरे बोलो, ठीक है, समझ तो गए ना मेरी बात को। ठीक है, ये इस तरीके की चीजें यहाँ पर पूछेगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब बोलो, यहां तक ये वाला मामला पूरा हुआ आपका। देखो नॉर्मल नॉर्मल से बातें थी। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मैंने करवाया क्या है। ठीक है, मैंने करवाया है आपको रे ऑप्टिक्स। मैंने आपको क्या करवाया है, रे ऑप्टिक्स करवाई है, एक बात। रे ऑप्टिक्स के अंदर मैंने पूरा करवाया है, दो बात। एक अपनी 50 क्वेश्चन की एक सीट है, उसको उसको क्या कर देना, उसके अंदर लगा देना, अटैच कर देना। और एक अपने 50 क्वेश्चन जो किए हैं वो पेपर वाले किए हैं, जो कि अपने प्रैक्टिस टेस्ट वाले पेपर है। दो पेपर करने हैं प्लस थ्योरी करनी है। अब रही बात ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, सिंपल है माइक्रोस्कोप है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होगा, एक ही लेंस होता है, एक ही लेंस होता है, पहली बात तो। अब मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू बोलो अल्फा बाई बीटा या बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या होता है,
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा देखा गया एंगल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देखा गया एंगल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई यू हो जाएगा, डी बाई यू हो जाएगा। पहली बात तो यही है, डी क्या है, जितना अच्छे से देख सकते हो वो वाली दूरी है, जितना अच्छे से देख सकते हो वो वाली दूरी है होता है। या ऐसे कर लो, चाहे इसको एंगल अल्फा बना दो, ये एच बना दो और ये डी बना दो, ठीक है। और बीटा के अंदर क्या होता है, बीटा के अंदर थोड़ा सा मैग्नीफाइंग होता है, ये वाला मामला, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है इसका, और ये आपका बीटा हो जाता है, ये वाला इन्होंने बीटा ले रखा है। समझ में आ गया? तो समथिंग आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा आपको डायग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इनफाइनाइट वे बनता है तो 1/v और प्लस 1/v और माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई एफ हो जाएगा, डी बाई क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगर मैं स्पष्ट दूरी देख पाया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1+d/f ही हो जाएगा और 1+d/f हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर। समझ में आ गया मेरी बात को? अब यहां पर क्या है, अगला है, अगला कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड नाम से स्पष्ट है, दो कंपाउंड हैं, ठीक है, दो लेंस काम में लिए गए हैं, दो लेंस, एक ऑब्जेक्टिव लेंस काम में लिया गया है, ये बड़ा लेंस होता है और ये आई लेंस होता है, ठीक है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये क्या होता है, आई लेंस होता है। एक अभिनेत्र लेंस होता है, एक अभिदर्शक लेंस होता है, ये अभिदर्शक है, ये अभिनेत्र है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये इधर वाला आई लेंस है। तो कुछ नहीं करना, इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो होता है वो भी हमेशा ही मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो अब वो देखो, आपको क्या करना है, वी नोट बाई यू नोट तो आप जानते ही हो, ठीक है। और ये क्या करना है, डी बाई एफ ई यूज कर सकते हो, डी बाई एफ ई यूज करो। समझ में आ गया? अब अगर आगे स्पष्ट दूरी देखा ना देखा, बिना मतलब का नोटंकी करे तो कुछ नहीं करना, 1/d/f ही लिख दो, ठीक है, ये स्पष्ट दूरी में हो जाएगा मामला, ठीक है। अब आपको पता है कि बीच की दूरी पूछे तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसका जो वी होगा, इसका जो फाइनल इमेज होगा वो उसके ऑब्जेक्ट का काम करेगा, दैट इज यू नॉट, वी प्लस कितना हो जाएगा, यू नॉट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? म्यू नहीं, यू ई, हाँ, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ, वी नॉट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब टेलीस्कोप वाली बात आती है, तो टेलीस्कोप दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बड़ी चीजें देखने के लिए काम में लिया जाता है, ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर मिले अपने को। सरल सूक्ष्मदर्शी का ही दूसरा रूप क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। समझ में आ गया? टेलीस्कोप के अंदर भी यही चीज होता है, ठीक है, होता तो ज्यादा लोचा नहीं है उसके अंदर, लेकिन ये देखिए यहाँ पर मैग्नीफाइंग जो पावर होती है ना, इसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ठीक है। आपको इतना ही करना है, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू, ये आ जाएगा एफ है नॉट अपॉन एफ ही हो जाएगा, ठीक है, एफ नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा। और स्पष्ट दूरी पर दिखे तो 1+ है एफ ही बाई डी होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एफ ही बाई डी होगा, ध्यान देख लेना, ये एफ ही बाई डी होगा, नोट की डी बाई एफ ही हो जाएगा। देख लो, चाहिए आप डिस्टिंक्शन कर लो इसको, इस चीज को, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात को? अब दो चीजें और देख लो बेटा, ठीक है, लिखो, एक नोट देके वो लिख लो, रिजोल्विंग पावर इन माइक्रोस्कोप, रिजोल्विंग पावर इन माइक्रोस्कोप, रिजोल्विंग पावर इन माइक्रोस्कोप 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लेमडा होता है, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लेमडा होता है, रिजोल्विंग पावर इन माइक्रोस्कोप, रिजोल्विंग पावर इन माइक्रोस्कोप 2 म्यू साइन थीटा बाई लेमडा होता है। और एक बात और लिख लो बेटा, रिजोल्विंग पावर इक्वल टू 1 अपॉन रिजोल्विंग लिमिट, ठीक है, रिजोल्विंग पावर इक्वल टू 1 अपॉन रिजोल्विंग लिमिट, आवर्धन क्षमता, रिजोल्विंग पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता 2 म्यू साइन थीटा बाई लेमडा, ठीक है। उसमें लिखो बेटा, खगोलीय दूरदर्शी में लिखो, खगोलीय दूर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, लिखो रिजोल्विंग पावर इक्वल टू अपॉन कैपिटल डी अपॉन 1.22 लेमडा। बताओ यहाँ से सवाल आया कि नहीं आया? आया है? अरे बोलो, आया है। रिजोल्विंग पावर इक्वल टू, और वहां से क्या पूछा है, रिजोल्विंग लिमिट का सवाल पूछ लिया इन लोगों ने, क्या पूछ लिया? तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अब ये सवाल पूछा था इन्होंने, रिजोल्विंग पावर इक्वल टू 1 अपॉन रिजोल्विंग लिमिट, 1 अपॉन रिजोल्विंग लिमिट,
ठीक है, तो रिजोल्विंग लिमिट को ये थीटा से लिखते हैं। रिजोल्विंग लिमिट इक्वल टू थीटा से लिखते हैं बेटा। थीटा बराबर, अब अपन ने यूज किया था 1 लेमडा बाई कैपिटल डी यूज किया था, और एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस किया था। आर अपॉन कितना किया था? रेडियस किया था। ये आपका सवाल है यहाँ से। समझ में आ गया? ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है। ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब कल अपन जो करेंगे वो चैप्टर है, अपन करेंगे न्यूक्लियाई सेमीकंडक्टर एंड एक्सपेरिमेंटल स्केल। ठीक है, ये अपने नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर सारे तो वीडियो बना दिए, सारे काम कर दिए, और सारे आपको न्यूमेरिकल करवा दिए। समझ में आ गए मेरी बात को? ठीक है, कर लोगे, और ये आपको पूरे अपने उस पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, आ गए? समझे? कल करके